गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आशीष मिश्रा। ठीक है, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। डेफिनेटली ये थोड़ा टाइम लिया, लेकिन मैं बहुत अच्छा चीज़ लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये BHO एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। बेसिकली आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे जो आज बहुत बड़ी गुत्थम गुत्थी हो रही है ना, कि अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होता है। बहुत इसमें कन्फ्यूज़न चल रही है ना। अलग अलग जितने भी जो बुक लिखने वाले अलग अलग तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, सबको एकदम आज उसका DNA अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इसकी प्रीवियस वीडियो हमारी बन चुकी है, आप उसे भी जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, हो सकती है थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। लेकिन मैंने यहाँ पे अजम्पशन भी इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक अजम्पशन क्या है, इस बात को भी इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब हम आप बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या होता है और ये पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आर द एजम्पशन एंड आइडियाज दैट आर फंडामेंटल टू अकाउंट्स। ये एजम्पशन होते हैं, ये आइडियाज़ होते हैं जो अकाउंटिंग के लिए फंडामेंटल मतलब बेस का काम करते हैं। इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, ये ग्राउंड रूल होते हैं, आप इसे कह सकते हो कि ये ग्राउंड रूल होते हैं। ये लॉ द्वारा फ्रेम किए जाते हैं, जिसके आधार पे पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, हम कॉन्सेप्ट को पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है अभी हम समझेंगे। क्लियर है? जनरली पोस्टुलेट्स, लेट मी टेल यू पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो पोस्टुलेट्स मीन्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ टू चेक इट्स करेक्टिवनेस, है ना। अगर आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए किसी प्रकार की प्रूफ या एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? और कॉन्सेप्ट और पोस्टुलेट्स को आप एक तरह से ही ले सकते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पोस्टुलेट्स में आ जाते हैं, उनको पोस्टुलेट्स मान सकते हैं। अच्छा, कन्वेंशन क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं, आपके एक्सपीरियंस होते हैं, लॉ होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो ओवर द ईयर चलते आए हैं और ओवर द ईयर इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ये अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए बेस का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बेसिकली जो कन्वेंशन होते हैं वो ओवर द ईयर प्रैक्टिस के कारण इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। ये लॉ द्वारा फ्रेम नहीं किया जाता, ये ट्रेडिशन और कस्टम के द्वारा इनको बनाया जाता है। लॉ द्वारा कौन फ्रेम किए जाते हैं? ये आपके कॉन्सेप्ट और पोस्टुलेट्स। और बेसिकली पोस्टुलेट्स वो होते हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार की एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आप डिफरेंट बुक में देखोगे तो डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। किसी ने कन्वेंशन को पोस्टुलेट्स बता दिया, किसी ने एजम्पशन को कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा गुत्थम गुत्था हो रखा है, पूरा हौच पौच हो चुका है। तो ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअली में, है ना। बेसिकली ये है क्या। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ, इसे हम सिंपल भाषा में गैप का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? GAAP। क्या बोलते हैं इसको? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है सर, इसको एक भाषा में समझा देते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, नाम से समझना, जनरली एक्सेप्टेड ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि क्या कहते हैं, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट्स के रूल द्वारा, है ना, बात समझ में आ रही है, या कस्टम और ट्रेडिशन द्वारा जो अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। और जनरली सभी अकाउंटेंट्स जो ओवर द होल वर्ल्ड जो अकाउंटेंट्स हैं, उनके द्वारा जब एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल वर्ड में वो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अकाउंटेंट्स के द्वारा बिना किसी डिस्प्यूट के एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एजम्पशन, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग एजम्पशंस की बात कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये 4 आपके बेसिक एजम्पशन होते हैं। कौन कौन से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सभी को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स, मैं एकदम ब्रीफ में इसको समझाता हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब एक बिजनेस को उसके ऑनर से सेपरेट माना जाता है। मतलब माना जाता है कि बिजनेस अलग और आपका ऑनर अलग।
सो दैट्स वाई जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस के बुक में बनाया जाता है, ना कि बिजनेस के ऑनर के बुक में, है ना। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि ऑनर ने क्या किया है, कैपिटल लगाया है, बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो वो कैपिटल जो ऑनर ने लगाई है बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ होती है। क्यों लाइबिलिटीज़ होती है? क्योंकि इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेस अलग और ऑनर उसका मालिक अलग। तो कभी ना कभी मालिक बिजनेस क्या करेगा, मालिक के कैपिटल को, लगाई गई कैपिटल को वापस कर देगा, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई पर्सनल खर्चे ऑनर ने किए तो उसको आप बिजनेस के खर्चे नहीं मान सकते। आप क्या करोगे, पर्सनल खर्चों को आप डेफिनेटली एज ए ड्राइंग, आहरण के रूप में दिखाओगे। तो सिंपल इतना समझ लो, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ऑनर के खर्चों को और बिजनेस के खर्चों को मिलाना नहीं है, दोनों खर्चे सेपरेट रूप से दिखाए जाएंगे। क्लियर है? दूसरा एजम्पशन क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, only that transaction should be recorded in your accounting records that can be measured in terms of money. Understood? केवल वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अगर मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी है, हम उसको मनी के फॉर्म में दिखा सकते हैं, 2,50,000 1 लाख की मशीनरी है। हमारा फ़ैन है, हमारा स्टेशनरी है, सबको हम क्या कर सकते हैं, मनी के रूप में बता सकते हैं, उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्या हम मैनेजर की हेल्थ को ऐसा कर सकते हैं क्या? हम बता सकते हैं क्या कि इस मैनेजर की हेल्थ 5 रुपये की है, इस मैनेजर की हेल्थ 10 रुपये की है? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाएंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अदरवाइज वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड जो एजम्पशन है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी ऐसी मान्यता है कि जो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है वो तभी ज्ञात हो सकता है जब बिजनेस को बंद कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा होता है क्या? गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा। तो एक सर्टेन पीरियड बना लिया जाता है, सपोज 1 ईयर का, 2 ईयर का। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, 1 साल का ही एक ड्यूरेशन लेते हैं, जिस ड्यूरेशन में जितने भी खर्चे हुए हैं, जितनी भी आय हुए हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की इनकम और एक्सपेंसेस को तुलना करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। बेसिकली मान के चलिए कि जो अकाउंटिंग ईयर हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। और उस ड्यूरेशन में फर्म में कितना लाभ कमाए हैं, कितने खर्चे किए हैं, इन सभी चीज़ों को हम दिखाते हैं। तो बेसिकली यही अकाउंटिंग ईयर का, ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करते हैं ना, उसी पर्टिकुलर पीरियड के। अगर नेक्स्ट आगे चलते हैं तो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। से 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर हमने क्या लिया है, अकाउंटिंग पीरियड लिया है, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च तक का उसमें जितने भी खर्चे लाभ हानि हुए हैं सबका हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना देंगे। क्लियर है? और अगर वो क्या कहते हैं 2 अप्रैल को हुआ है तो वो दूसरे क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आई होप आपको ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? आई विल आंसर योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट गोइंग कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन। ये क्या कहता है, जैसे आपने सुना होगा, आपने एक न्यूटन का लॉ सुना होगा कि आपका क्या चलेगा, किसी चीज़ को आप एक्टिव कर दो तो वो चलता ही रहेगा। डेफिनेटली गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि आपका बिजनेस चलता चला जाएगा और निकट भविष्य में, है ना, अपकमिंग फ्यूचर में वो बंद नहीं होगा, यही मान के बिजनेस को चलाया जाता है ना। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि वर्ष के अंत में कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो देने से बच गए हैं या इसी वर्ष में हुए हैं लेकिन अभी तक उनको दिया नहीं गया है, हम क्या करते हैं, उनको हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब हम ये मान के नहीं चलते कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया अगले साल हम बंद कर देंगे, है ना। इसलिए अगर हमने कोई खर्चे नहीं दिए हैं या देने बाकी हैं तो उनको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको भी हम दिखाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो एक काम कीजिए, फटाफट इतना पर नोट कीजिए, तो इतना नोट कीजिए फटाक से। ठीक, ओके स्टूडेंट, आई होप आपने उतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर, पोस्टुलेट, जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से ही आया है। ये एस्पेक्ट क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, स्पेशली जो प्रिंसिपल है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है। मैंने ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब अपने फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है ना, आप जरूर जाके उसे देखिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो भी होता है उसके 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट
टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड सेकेंड इज क्रेडिटेड, और उसी के आधार पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये डबल एंट्री डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, मैं सबका ब्रीफ में दे रहा हूँ, और फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट चलते हैं, रेवेन्यू रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू आय को तब तक अर्जित किया हुआ नहीं मान सकते जब तक कि वो आपको कैश के रूप में प्राप्त ना हो जाए, या फिर अन्य पार्टी जो दूसरा पक्ष है उसे देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ना हो जाए, है ना। आपको केवल ऑर्डर मिल गया और आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, ये गलत है। आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कब तक नहीं रिकॉर्ड कर सकते? कब तक आप आय को अर्जित किया हुआ नहीं मान सकते? जब तक कि वो आपको कैश में ना मिल जाए या फिर अगला पार्टी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ना हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, थर्ड पे आते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हिस्टोरिकल, इसको हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक लागत। हिंदी तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। ऐतिहासिक लागत क्या होती है? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपने एसेट्स खरीदी है उसी मूल्य पर दिखाइए जिस मूल्य पर आपने एक्वायर किया है, जिस मूल्य पर आपने प्राप्त किया है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। आपको एग्जाम्पल से समझो, बहुत सिंपल में समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कि मार्केट में कोई मशीनरी का जो दाम है वो 5 लाख चल रहा है, बट किसी कारण से वो आपको 1 लाख में मिल जाती है, तो अब आप क्या करोगे? उसको 5 लाख नहीं दिखाओगे, उसको किस में दिखाओगे? आप 1 लाख में दिखाओगे, जिस रेट पर आपने उसे प्राप्त किया है। इज दैट क्लियर? क्या बताया मैंने? अगर आपको 50,000 में मिली है कोई एसेट तो 50,000 में, 5,000 में मिली है तो 5,000, जिस रेट पर आपने उसे एक्वायर किया है उसी रेट पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, है ना। इसका एक और मोटिव होता है ताकि आप जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हो आसानी से आप उसे वेरीफाई कर सको। आप क्या कर सको? वेरीफाई कर सको कि आपने सचमुच में, ताकि ऑडिटर ये देख सके कि आपने सचमुच में उसको सही कॉस्ट दिखाई है या आप खाली एग्जैगरेट करने के लिए दिखा रहे हो, ताकि वेरीफाई किया जा सके, वेरीफेबिलिटी हो जाए। तो डेट्स वाई ये आपका कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं मिलान अवधारणा। देखो ध्यान से स्टूडेंट, एकदम ध्यान से समझना, मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है कि आपने किसी फाइनेंशियल ईयर, मैंने कहा ना अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड लेते हैं, जैसे 1 साल, है ना। हमारे यहाँ भी पहले लेते थे दीपावली से दशहरा, है ना। तो अगर किसी फिनेंशियल ईयर में आपने कोई रेवेन्यू अर्न की है तो जाहिर सी बात है आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ लागत भी लगाई होगी। तो उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में आपने किसी पर्टिकुलर आय को प्राप्त करने के लिए जो खर्चे किए हैं उनका मिलान करना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, बशर्ते कि वो रेवेन्यू और वो कॉस्ट उसी ईयर से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल व्यय किया था और उसका प्रॉफिट आज मिल रहा है तो आप क्या कहते हो उसका मिलान कर लो, नहीं, उसी ईयर से संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए वित्तीय वर्ष 19-20 में हमने कोई खर्च किया है कोई आय कमाने के लिए, तो उन आय का मिलान करना जरूरी है ताकि प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। इसी को हम क्या कहते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो अगला क्या बोल रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बेसिकली दोनों एक ही होते हैं कि क्या होता है हिस्टोरिकल, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी एक होता है कि जो भी संपत्तियां होती हैं उसको कॉस्ट पे दिखाना चाहिए ना, जिस कॉस्ट पे वो एक्वायर की गई है ना। बेसिकली क्या कहता है, कॉस्ट क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि जो आपने कॉस्ट लगाई है वही कॉस्ट दिखाइए जो आपने इनकर की है, जो कॉस्ट आपने लगाई है। कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट को आप क्या करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल नहीं करोगे। जो कॉस्ट ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हो, सैलरी जो ऑलरेडी दे चुके हो, आप वो सैलरी दिखाओ। भविष्य में क्या दोगे इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुई उसी को दिखाओगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपके एसेट से संबंधित होता है ना, मैंने बताया कि आपके एसेट से जो रिलेटेड जिस कॉस्ट पे आपने एसेट्स को परचेज किया है आप उसी को दिखाओगे। ओके, अगला क्या है, ऑब्जेक्ट एविडेंस। ये क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट एविडेंस बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने पास किया है उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। प्रॉपर आपके पास इनवॉइस, वाउचर्स आपने होने चाहिए सॉरी, तभी आप क्या करोगे, उस ट्रांजैक्शन को दिखाओगे ताकि उस ट्रांजैक्शन को हमारा ऑडिटर वेरीफाई कर सके। अगर ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जित अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जिस वर्ष में कोई
क्या कहते हैं एक्सपेंसेस किया गया है, या जिस वर्ष में कोई आय मिली है उसी वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको दिखाते हैं, है ना। मान लीजिए कि प्रेजेंट ईयर से संबंधित कोई एक्सपेंसेस है तो उसको प्रेजेंट ईयर में, मान लीजिए सैलरी आपका आपने दिया है वो 19-20 के लिए दिया, तो आप 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे। सैलरी अगर आपने एडवांस दिया जो कि 20-21 के लिए, तो आप क्या करोगे 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाओगे, है ना। इसी कारण से आप क्या करते हो, क्रेडिट और कैश दोनों के ट्रांजेक्शन को दिखाते हो। अभी डिपेंड नहीं करता कि आपने अगर इस वर्ष में अर्जित कर दिया, और ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कैश मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। आपको सैलरी मिल चुकी है, सैलरी एक्रूड हो चुकी है जो कि 19-20 से ही रिलेटेड है, लेकिन अभी कैश में नहीं मिली, तो भी आप उसे 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में ही दिखाओगे, ना कि 20-21 के। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों में डाउट नहीं करना। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहती है कि जो आप कॉस्ट इनकर कर चुके हो उसी पे लिखोगे, और कॉस्ट कहता है कि जिस पे आपने क्या कहते हैं एसेट्स एक्वायर की है, प्राप्त किए, उसी वैल्यू पे दिखाओगे। बाजार मूल्य का ध्यान इसमें नहीं रखना है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपके वो कॉस्ट से ही रिलेटेड है ना। दोनों का बेस वही है कि जो भी दिखाना है आपको कॉस्ट पे दिखाना है, बाजार मूल्य को ध्यान नहीं रखना है। जिस मूल्य पर वस्तु एसेट्स प्राप्त की गई है या फिर जो भी आपने कॉस्ट इनकर ऑलरेडी कर दिया है, तो उसी पर आपको दिखाना है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो इधर अब अगला चलता है कन्वेंशन, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रथाएं, ठीक है। क्या होती हैं? पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसको मैंने पहले इंक्लूड कर दिया है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये क्या कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप कन्वे कर रहे हो, है ना, उसको कन्वे करना मतलब कि आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पार्टीज़ को दे रहे हो, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दे रहे हो। इंटरेस्टेड पार्टीज़ का जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसका वीडियो मैंने बना लिया है, जाके देख लेना कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं। तो आप उनको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन की जो कॉस्ट है उसके बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट लगा दिया, बट फाइनली क्या हुआ, उसको किसी से मतलब ही नहीं, या फिर कोई उसका यूज़र है ही नहीं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कन्वेंशन कॉस्ट बेनिफिट कन्वेंशन कहता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारा जो इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, डेफिनेटली डिज़ायरेबल है, लेकिन आप इतना पैसा खर्चा कर दिया फिर भी कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब इन्वर्स पोजीशन हो जाएगा, एडवर्सली इफेक्ट करेगा। कि आपके अकाउंटिंग कॉस्ट, आपके जो अकाउंटिंग आप इन्फॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या करता है कि आपको बिजनेस में या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ भी हाइड नहीं करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है ना। और यहाँ फुल डिस्क्लोजर, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हाइड नहीं करना है। क्लियर है? मैटरलिटी, आप ये कह लो कि फुल डिस्क्लोजर का उल्टा मैटरलिटी है। मैटरलिटी को हिंदी में कहते हैं सारता की अवधारणा। ये कहता है कि आप केवल उन्हीं इन्फॉर्मेशन को दिखाओ जो मटेरियल हैं या जो कि हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन के डिसीजन को प्रभावित कर सकती हैं, है ना। उनके डिसीजन को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना करे। क्लियर है? अगर प्रभावित कर सकती है उसी को दिखाना है, बाकी जो मीनिंगलेस है, जो रिलेवेंट नहीं है, उनको आपको हटा देना है। जैसे मान लो एग्जांपल से समझ लो कि मान लो ये पेंसिल है, मान लो सपोज़ ये आपका मार्कर है, तो ये भी तो हमारे लिए एसेट्स होगा ना। हमको क्या चाहिए कि इस पर भी हम डेप्रिसिएशन लगाएं, इसको भी क्या करें, बैलेंस शीट में दिखाएं, पर ये करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा और हैक्टिक हो जाएगा, बहुत ही हमारे लिए मोनोटोनस हो जाएगा, और ऐसा कोई करना भी नहीं चाहेगा और इसका कोई मतलब भी नहीं होगा। क्लियर है? तो डेफिनेटली ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, हमें हटा देना है, रिमूव कर देना है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं एक रूपता की प्रथा। अभी कंसिस्टेंसी ध्यान से समझो। मान के चलो कई सारे अकाउंटिंग मतलब मेथड होते हैं क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के या डेप्रिसिएशन लगाने के। आपने हराश्ट में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में, या फिर मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा ना कई सारे अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च मान सकते हो, आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर मान सकते हो। तो आपने एक बार जो अकाउंटिंग क्या कहते हैं मेथड अडॉप्ट कर लिया, आप उसमें बार बार चेंजेस मत करो। अगर एक बार आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर मान लिया है तो आप उसे
1 अप्रैल से 31 मार्च मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आपका जो एक तरह से कंपैरेबिलिटी है, जो एक ट्रांसपेरेंसी, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। अतः आपको क्या बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ये बताता है आपका कंसिस्टेंसी, एक कन्वेंशन। ठीक है, मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन का क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड आपने अडॉप्ट किया है, तो आप उसे बार बार सोचा नहीं, अभी मैंने स्ट्रेट लाइन कर लिया, फिर 2 महीने बाद नहीं अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, फिर पीछे आ गया नहीं रिटर्न डाउन वैल्यू से स्ट्रेट वैल्यू मेथड। ऐसा नहीं करना है, ये कंसिस्टेंसी आपका कन्वेंशन बोलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंजर्वेटिज्म। ये क्या बताता है कंजर्वेटिज्म? रूढ़िवादिता। ओके, रूढ़िवादिता क्या होती है? कंजर्वेटिज्म कहता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो प्रोविज़न करना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए कोई प्रोविज़न आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैड डेट्स होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो आप उसके लिए अलग से रिजर्व बना लेते हो, प्रोविज़न बना लेते हो कि लॉस होगा तो हम उस लॉस को इस प्रॉफिट से हम क्या कहते हैं गुड बना लेंगे, अच्छा कर लेंगे। बैड डेट समझ रहे हैं, जो पैसा डूब जाता है, या फिर मैंने किसी को उधार दिया और वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, या ऐसी संभावना है कि वो हमको पैसा नहीं देगा, तो अलग से हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के उसको एक जगह रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर उस बंदे ने पैसा हमें नहीं दिया तो हम इससे अपना मेकअप कर लेंगे। तो ऐसा हम खाली हानि के लिए करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने वाले नहीं है, या फिर कोई हमसे पेमेंट नहीं लेगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसके लिए हम कोई प्रोविज़न नहीं करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो ध्यान से, इसमें सब्सटेंस शुड बी, अकरेंस ऑफ सब्सटेंस शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर लीगैलिटी। जो एक्चुअल सब्सटेंस है उसको हम लोग तवज्जो देते हैं लीगैलिटी के ऊपर, मतलब जो वास्तविक रूप से चल रहा है। जैसे एग्जांपल से समझो, हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में जब आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो, तो जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? एसेट्स के आप ऑनर नहीं बनोगे। लॉ क्या कहता है कि जो ऑनर है वही क्या करेगा? बैलेंस शीट में दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली में जब आप परचेस कर लेते हो तो उसको आप अपने बैलेंस शीट में दिखा लेते हो। तो सब्सटेंस, अकरेंस ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं हम लोग? तवज्जो देते हैं ओवर लीगैलिटी। ठीक है, लास्ट क्या है आपका? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कर रहे हो उसको ऑन टाइम सब प्रेजेंट करो, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन देने में डिले करते हो तो डेफिनेटली उसकी जो एक गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका मान के चलिए जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च को ओवर होता है। मान लीजिए 31 मार्च 2019 को आपका ओवर हुआ अकाउंटिंग ईयर। अब आप क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के 1 अप्रैल 2011 में सबमिट कर रहे हो। मतलब जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2010 में देना चाहिए, अब आप 11 में दे रहे हो। मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो ऑब्सोलीट, अप्रचलित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। तो डेट्स वाई वो अपने जो अपने इंपॉर्टेंस है वो खो देती है। अतः आपको क्या देना है? जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना है वो टाइम पर प्रोवाइड करना है, ताकि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके। क्लियर? उसके बाद कुछ और क्या कहते हैं कन्वेंशन होते हैं, जैसे इंडस्ट्री प्रैक्टिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इंडस्ट्री प्रैक्टिस, लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ नए नए कन्वेंशन बता रहा हूँ जो हो सकता है कि आपको कुछ बुक्स में न मिले। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या हो रहा है? देखो मैं बताऊँ कि कई सारी फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बनाते हैं। जैसे मान लो कार इंडस्ट्री, तो कार में जैसे मान लीजिए आपका टोयोटा हो गया, ठीक है, टोयोटा हो गया, ये एक फर्म है। आपका सुजुकी हो गई, ये एक फर्म है। पर पूरे के पूरे मिला के क्या बनते हैं? वो आपकी इंडस्ट्री बन जाती है। बात समझ में? इंडस्ट्री फर्म में अंतर समझ में आया? जो एक इंडिविजुअल जो कंपनी है वो आपकी फर्म बोली जाएगी, और जो पूरी कंपनी, जो पूरा बिजनेस, वो इंडस्ट्री बोला जाएगा। तो इंडस्ट्री क्या कहते हैं? प्रैक्टिसेस में क्या कहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री अडॉप्ट की है, आप भी उसी का अडॉप्ट करो। भले वो गैप ना हो, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ना हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया है, मान लीजिए इंडस्ट्री आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम पे चल रही है, या आप सीमेंट इंडस्ट्री की एक कंपनी हो और आप किस पे हो? सीमेंट में हो, तो पूरी इंडस्ट्री अगर एक सिंगल एंट्री सिस्टम पे चल रही है तो आप भी सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर लो। क्लियर है? तो ये आपके थोड़े से इंडस्ट्री प्रैक्टिस होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कम से कम 2 लोगों को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जो फ्यूचर में EFO जो एग्ज़ाम आपके होने वाले, कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? BHO एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो डेफिनेटली इसको और आगे ज़्यादा से बढ़ाइए, ताकि हम क्या कर सकें? और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेनिफिट पहुँचा सकें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।